यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं और आगे भी आपका सहयोग रहेगा तो ज़रूर कामयाब होंगे और आप तक मैथमेटिक्स की हर नॉलेज को पहुँचाएँगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। आज की वीडियो में मैं कुछ नोट्स है मेरे पास, उस नोट्स से जो इम्पोर्टेंट सूत्र हैं जो काम आते हैं अलग अलग कंपटीशन एग्जामों में, अलग अलग क्लासों में, अलग अलग कक्षाओं में, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, उन पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे नोट्स पड़े हैं जो मैंने अपनी पढ़ाई के समय या क्लासेस लेते समय बनाए थे, तो उन नोट्स को मैं धीरे धीरे करके उनके एक एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम आएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो शुरू करने से पहले कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए और आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब देखिए, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 51 नंबर, यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि जो पहले वाले सूत्र थे 50 वो अलग थे, वो हायर टॉपिक के थे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर चलिए हम शुरू करते हैं। अब देखिए, पहला सूत्र है बहुभुज के विकर्णों की संख्या। ये जो सूत्र है ये किसी भी बहुभुज में विकर्ण की संख्या ज्ञात करने के लिए काम में आता है। तो सूत्र है n ब्रैकेट में n-3 और बट्टे में 2, यानी ये सूत्र है। n का मतलब है यहाँ पे भुजाओं की संख्या। अगर आपको कोई भी बहुभुज दे रखा हो उसमें विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी हो तो n ब्रैकेट में n-3 बट्टे 2 इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो। अब यदि इसको हम चेक करते हैं चतुर्भुज के लिए, तो चतुर्भुज के लिए 4 भुजाएं होंगी, n का मान 4 होगा। तो यहाँ पर हम n की जगह 4 रख के देखते हैं। ये देखो, n की जगह 4 रखा, n की जगह 4 रखा, सूत्र के हिसाब से -3 बट्टे 2। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो 4 में से 3 गए 3, 1 चौक 4 बट्टे 2 यानी 2, यानी कि चतुर्भुज में भुजाओं विकर्णों की संख्या कितनी आएगी? 2। इसी प्रकार से षटभुज के लिए देखते हैं। षटभुज के लिए अगर आप देखोगे तो n बराबर 6 होता है, तो n की जगह 6 रख दो, 6 - 3 बट्टे 2। इसको जब सॉल्व करोगे तो 6 में से 3 गए 3, 6 18 बट्टे 2 यानी 9, यानी षटभुज में विकर्णों की संख्या होगी 9। तो इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से आप किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं उसके बाद अगले सूत्र की तरफ। ये देखिए, अगला जो सूत्र है उसका मान है सम बहुभुज के प्रत्येक अंत्यकोण का मान। कोई भी सम बहुभुज है उसका प्रत्येक अंत्यकोण, यानी सम बहुभुज के अंदर जितने भी कोण होते हैं, यदि वो सम बहुभुज है मतलब सारी भुजाएं बराबर हैं, तो उसके अंदर के सारे कोणों का मान भी बराबर होगा, और वो मान होगा 2n-4 बट्टे n इंटू 90। यहाँ पर n का मतलब क्या है? यहाँ पर n का मतलब है भुजाओं की संख्या। ठीक है, यहाँ पर n का मतलब भुजाओं की संख्या है, और n की जगह भुजाओं की संख्या रख दीजिए। षटभुज है या अष्टभुज है, जो भी भुजाओं की संख्या रखिए, इसको हल कीजिए तो आपके पास प्रत्येक कोण का मान आ जाएगा। फिर चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। अगला जो सूत्र है वो है सम बहुभुज के सभी अंत्यकोणों का योग। ये तो प्रत्येक अंत्यकोण का मान था, और यदि आपको सभी अंत्यकोणों का योग निकालना हो तो उसका सूत्र होता है 2n-4 इंटू 90। ठीक है, अब आप इन दोनों सूत्रों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी 2n-4 इंटू 90 था, लेकिन बट्टे में n था, क्योंकि आपको प्रत्येक कोण का निकालना है। तो जितने भी कोण है n, उसका आपने क्या करा, जितनी भी भुजाएं हैं उसका आपने भाग लगा दिया। और यदि आपने यहाँ पे सभी का योग निकाला है तो भाग लगाने की जरूरत नहीं है n, तो 2n-4 इंटू 90 क्या आ गया? सभी कोणों का योग आ गया, क्योंकि जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं। n यहाँ पर कोणों की संख्या भी मान सकते हो, भुजाओं की संख्या भी मान सकते हो। तो ये दोनों सूत्र एक दूसरे से रिलेटेड है। सभी कोणों का योग 2n-4 इंटू 90, और जब प्रत्येक का निकालना हो तो इसके बट्टे में क्या लगा दो? n, यानी नंबर ऑफ साइड्स, यानी भुजाओं की संख्या या कोणों की संख्या। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सूत्र की तरफ। नेक्स्ट जो सूत्र है वो है सम बहुभुज के प्रत्येक बहिष कोण का मान। अब सम बहुभुज के अंतर के कोण तो अंदर अंतः कोण होते हैं, लेकिन यदि किसी भुजा को, प्रत्येक भुजा को बढ़ाया जाए तो बहिष कोण भी बनते हैं, बाहर के कोण। तो बाहर के कोण का मान, प्रत्येक बाहर के कोण का जो मान होता है वो होता है 4/n इंटू 90। ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार अगला सूत्र है सम बहुभुज के सभी बहिष कोणों का योग, यानी जितने भी बहिष कोण है उन सब का योग अगर देखें तो वो होता है 4 इंटू 90, यानी 360 डिग्री। तो ये फिक्स होता है, बहुभुज में कितनी भी भुजाएं हों सभी बहिष कोणों का जो मान होता है वो हमेशा फिक्स होता है 4 इंटू 90 मतलब 360 डिग्री। अब जैसे अंतःकोण में था
सभी कोण और प्रत्येक कोण में सिर्फ यही फर्क था कि प्रत्येक कोण में बटे में n था, बाकी का सूत्र समान था। उसी प्रकार बहिष कोण में भी देखिए, यहाँ पर बहिष कोणों का योग 4 × 90, तो प्रत्येक बहिष कोण का मान भी 4 × 90 था और बट्टे में क्या लगा दिया n। तो वही तरीका है, सभी का मान पता हो तो बट्टे में आप उतनी संख्या रख दो तो प्रत्येक का मान आ जाता है। तो ये हो गया आपके बहिष कोण का मान। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट सूत्र की तरफ। नेक्स्ट जो सूत्र है वो क्षेत्रफल से संबंधित है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 × आधार × ऊंचाई होता है। त्रिभुज की जो नीचे वाली रेखा होती है वो आधार होती है और जो ऊपर वाली बिंदु से लंब होता है, यानी जो त्रिभुज की एग्जैक्ट हाइट होती है, ऊंचाई होती है, उसे हम ऊंचाई बोलते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र लगेगा 1/2 × आधार × ऊंचाई। फिर चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। अब यहाँ पर देखिए कई बार हमें त्रिभुज की ऊंचाई पता नहीं होती, क्योंकि ऊंचाई कोई त्रिभुज की भुजा नहीं होती। ऊंचाई त्रिभुज के सबसे ऊपर के बिंदु से सबसे नीचे की जो भुजा होती है वहाँ तक की लंबाई होती है, यानी कि लंब होता है। तो इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में ऊंचाई में दिक्कत आती है। तो इसीलिए एक हीरोन नाम का वैज्ञानिक था, उसने हीरो का सूत्र दिया। हीरो उस वैज्ञानिक का नाम था, इसलिए उसको हीरो का सूत्र बोलते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसने ये सूत्र दिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ये सूत्र, देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है S ब्रैकेट में S - A, S - B, S - C और पूरे का अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब आपको इस पूरी वैल्यू का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। जहाँ पर S जो होता है, S इसको बोलते हैं सेमी पैरामीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। इसका मान होता है ABC/2, यानी कि ABC यहाँ पे क्या है, A, B और C त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ा और बट्टे में 2 लगा दो, मतलब उसका आधा कर दो, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, अर्ध परिमाप। तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं ABC, उसको बोलते हैं परिमाप। आधा कर दिया उसको बोलेंगे अर्ध परिमाप। तो S आपके पास क्या आ गया, अर्ध परिमाप। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप S है तो S की वैल्यू आपको यहाँ रखनी है S, फिर S में से A घटाना है, S में से B घटाना है, S में C घटाना है। जो आए उन तीनों को मल्टीप्लाई करके उसका वर्गमूल निकाल लो, वही आपके पास क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में। सेंटीमीटर हो तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर हो तो वर्ग मीटर। इसी प्रकार से यदि आपको समद्विबाहु का क्षेत्रफल निकालना है, समद्विबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजाएं, यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या हो गया, B/4 × 4A² - B²। A और B यहाँ पे क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भुजाएं वैसे तो 3 होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 2 ही लिए, A और B। तो यहाँ पर जो बराबर भुजा है वो कौन सी है, B है। जो भुजा बराबर है उसको हमने क्या लिया है, B। और जो बराबर है तो तीसरी भी B हो जाएगी। पहली भुजा है A और दूसरी तीसरी भुजा बराबर है, वो है यहाँ पे B। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर, समान भुजाएं सभी की। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3/4 × भुजा स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए भुजा स्क्वायर, यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही भुजा ली। 3 भुजाएं अलग अलग ABC होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही भुजा ली है। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो यहाँ पर हमने एक भुजा ली है, भुजा स्क्वायर, आगे लगा दिया √3/4। √3/4 की भुजा के स्क्वायर से गुणा कर दो, आपके पास आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद समबाहु त्रिभुज के बाद हम लेते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखिए चतुर्भुज में भी कई चीज़ें होती हैं, तो जो चीज़ें आपको दे रखी हों उसी के आधार से पे उसका क्षेत्रफल निकलता है। जैसे चतुर्भुज का पहला क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 × विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। यानी ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आपको एक तो विकर्ण दे रखा है और बाकी दोनों विकर्णों पर डाले गए लंब दे रखे हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा चतुर्भुज का 1/2 × विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, आपके सामने वर्ग क्षेत्रफल में आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लेते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए समांतर चतुर्भुज भी चतुर्भुज का एक प्रकार है। यदि आपको चतुर्भुज के प्रकारों को अच्छी तरह से समझना है तो हमारी चैनल पे ही एक चतुर्भुज नाम से वीडियो सीरीज है जिसमें चतुर्भुज के बारे में पूरी डिटेल से बताया हुआ है, आप वो जरूर देखिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है उसका सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि इसके अंदर एक आधार होगा, एक ऊंचाई होगी। आधार जो नीचे वाली भुजा है वो ऊंचाई, जो सबसे चतुर्भुज की जो बिल्कुल हाइट है ऊपर वाली भुजा तक, वहाँ तक की लंबाई हो जाएगी ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। या आप इसको यूँ लिख सकते हो 2 × त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि पहले हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा था, वो क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल था 1/2 × आधार इंटू ऊंचाई, यानी आधार इंटू ऊंचाई का आधा। तो जब आप त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 से गुणा कर दोगे तो आपके सामने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। या इस बात को हम यूँ समझ सकते हैं कि
एक समांतर चतुर्भुज दो त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। आप दोनों एक चतुर्भुज के बीच में एक विकर्ण खींच दो तो दो त्रिभुज बन जाते हैं। तो इस तरह की आप याद रख सकते हो कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो दो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है, यानी 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से अगला जो सूत्र है वो है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज वो होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी इसमें आपको चतुर्भुज के दोनों विकर्ण दिए हुए होंगे, दोनों विकर्ण दिए हुए हैं, आप 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल रखो और इनकी मल्टीप्लाई कराओ, आपके सामने जो क्षेत्रफल है उसका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं समलंब चतुर्भुजों का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज क्या होते हैं, वे चतुर्भुज जिनकी आमने सामने भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, दूसरा समांतर होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो इसका सूत्र है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी या ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए समांतर भुजाएं का एक जोड़ा होता था, उन दोनों समांतर भुजाओं का तो योग आपको लेना है, आगे 1/2 लगाना है मल्टीप्लाई में, और फिर आपको लेनी है बीच की दूरी। बीच की दूरी ऊंचाई ही होती है, क्योंकि जितनी बीच की दूरी होगी उतनी ही ऊंचाई होगी, तो आप ऊंचाई कर दो या बीच की दूरी कर दो। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज जो होता है, चक्रीय चतुर्भुज मैंने आपको हमारी जो व्रत की सीरीज है उसमें मैंने आपको बताया था, आपको पता भी होगा। चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जिसके चारों शीर्ष व्रत की परिधि पर स्थित हो, यानी व्रत के अंदर बना हुआ जो चतुर्भुज होता है वही हमारा क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं ABCD। तो यदि आपको चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हीरो के द्वारा ही सूत्र दिया हुआ है दूसरा, उससे आप निकाल सकते हो। कैसे, S-A, S-B, S-C, S-D, ये S-A, S-B, S-C, S-D। ठीक है, अब यहाँ पर जो S है वो क्या है, अर्ध परिमाप। वही वहाँ पे तीन भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग लगाया था, यहाँ पे चारों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। चारों भुजाएं A + B + C + D/2। ठीक है, A B C और D चारों भुजाएं होगी, ABCD चार भुजाएं बट्टे 2। इसको जोड़ के जब 2 का भाग लगाओगे तो आपके सामने आ जाएगा अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप S-A, S-B, S-C, S-D चारों निकाल के चारों की मल्टीप्लाई करके वर्गमूल ले लो, आपके सामने चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सूत्र की तरफ। नेक्स्ट जो सूत्र है वो आयत का है। आयत आपको पता ही है, आयत भी एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। तो जो आयत का क्षेत्रफल है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल सिंपल आयत का क्षेत्रफल आपके सामने आ जाएगा। अब फिर है आयत का परिमाप। परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की नाप, यानी चारों जो भुजाएं होती हैं उनका योग। आप सिंपल तरीके से चारों भुजाओं का योग भी कर सकते हो, या लंबाई प्लस चौड़ाई को 2 से गुणा कर दो, या इसको हम कह सकते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस प्रकार से आप ये आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो सूत्र है वो है आयत का विकर्ण। यानी आयत का विकर्ण अगर आपको ज्ञात करना हो, आयत के विकर्ण की लंबाई अगर आपको ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए सूत्र है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर और इसका रूट। यानी कि लंबाई का स्क्वायर ले लो प्लस चौड़ाई का स्क्वायर ले लो और उसका रूट ले लो। ये जो सूत्र है ये पाइथागोरस प्रमेय से मिलकर बना हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय यदि आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो हमारे त्रिकोणमिति की जो वीडियो सीरीज है उसमें आप देख लीजिए, आपको पाइथागोरस प्रमेय और त्रिकोणमिति से जुड़े हुए बहुत सारे जो लेसन है वो मिलेंगे, जिससे आप अपनी त्रिकोणमिति की नॉलेज को बहुत अच्छा क्लियर कर सकते हो। उसके बाद है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होती हैं, इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा की भुजा से गुणा कर दो, भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर। या इसको आप यूँ भी कर सकते हो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और ये एक सम चतुर्भुज की तरह ही काम करता है, इसीलिए सम चतुर्भुज का जो सूत्र था 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, वो भी आप लगा सकते हो वर्ग के क्षेत्रफल में, यदि आपको इसके विकर्ण पता है। नहीं भुजा पता है तो आप भुजा का स्क्वायर करके भुजा की भुजा से गुणा करके वर्ग का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हो। फिर है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा आप आराम से निकाल सकते हो। परिमाप का मतलब चारों तरफ की नाप। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक भुजा को यदि आप 4 से गुणा कर दोगे तो आपके सामने आ जाएगा वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। ठीक है, उसके बाद है वर्ग का विकर्ण। यदि आपको वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है तो आपके सामने फॉर्मूला है √2 इंटू भुजा। ये भी पाइथागोरस थ्योरम से ही निकला है, क्योंकि वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए डायरेक्ट ये सूत्र है √2 इंटू भुजा। ठीक है, और भी नीचे सूत्र हैं, लेकिन आज की वीडियो की लंबाई ज़्यादा हो रही है, इसलिए हम आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। सूत्रों का एक वीडियो और मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। इन्हीं सूत्रों को बार बार पढ़िए ताकि ये सूत्र आपके बिल्कुल पक्के हो जाएं।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आपके सामने हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।